हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस मेंस के पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। उसमें देखते हैं हम सबसे पहले 2 मार्क्स में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। साथ ही हम इसमें प्रश्न के साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे थोड़ा बहुत कि किस तरह से इसका आंसर दिया जाएगा, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिट हो। साथ ही जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो भी अपना इवैल्यूएशन कर पाएँ कि उन्होंने किस हद तक अपने आंसर को सही दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा ड्योढ़ीदार। ड्योढ़ीदार जो है ये हो गया हमारा लगभग मध्यकाल का प्रश्न हो गया, जिसमें क्या था, महल की सुरक्षा करने वाला, देखरेख करने वाला, साथ ही निरीक्षण के कार्य करने वाला अधिकारी ड्योढ़ीदार कहलाता था। ओके, 2 मार्क्स 15 शब्दों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार जो है पेपर में क्लियरली मेंशन था कि शब्द सीमा का ध्यान रखिए। तो 2 मार्क्स में पहले क्या करते थे बच्चे, काफ़ी ज़्यादा लिख देते थे। तो अभी जो अगर हम शब्द सीमा की बात करें तो काफ़ी बाउंड था इसको लेकर। दूसरा प्रश्न है हमारा ढूंढाड़ क्षेत्र की 2 बोलियाँ। ढूंढाड़ क्षेत्र की 2 बोलियाँ हो गई। तो ढूंढाड़ क्षेत्र में 2 बोलियाँ, उसके अलावा हम बात करें जैसे हाड़ौती, अहीरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी, ये सभी इसकी क्या हो गई, 2 उपबोलियाँ हो गई। साथ ही अगर हम दादू पंथ का साहित्य है वो भी ढूंढाड़ क्षेत्र में है, ढूंढाड़ क्षेत्र का ही साहित्य की बोली में हम देखा जाएगा। उसके अलावा छः, छू, छः, ये सब ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही बोला जाता है। तीसरा प्रश्न है बौद्ध व जैन मत संहिताओं से किस प्रकार भिन्न थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि अगर हम दो तरीके से बात करें तो एक तो ये हो गया यज्ञ व कर्मकांड में। ठीक है, दूसरा हम बोले नास्तिक में, बौद्ध और जैन धर्म नास्तिकता में भी था और कर्मकांड में, यज्ञ में, इस तरीके में दोनों तरह से भिन्न था। तो इस तरह से आपको उत्तर देना था। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 कथिया प्रणाली। 3 कथिया प्रणाली क्या थी। 3 कथिया जो प्रणाली थी वो जब यूरोपियन जो बागान मालिक थे तो किसानों के जो कुल भूमि थी उसका 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे कि आपको 3/20 हिस्से पे नील उगाना ही उगाना है। तो जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि 3 कत्था, ठीक है, तो 3 भाग पर हम क्या नील की खेती उनको उगानी होती थी। फिर अंग्रेजों ने लगभग 1820 के आसपास या 1800 से 20 के बाद में नील के बागान जो है शुरू किया। उसके बंगाल में सबसे पहले शुरू की गई थी और फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते ये बाजार में क्या करते थे कि क्योंकि इंडिगो जो था, नील था, वो काफ़ी उच्च कीमत पर बेचा जाता था, लेकिन किसानों को बहुत कम कीमत मिलती थी। तो इस किसानों को कम कीमत मिलती थी तो उसका अधिक भुगतान उनको करना पड़ता था और प्लस में उनकी उपजाऊ जो भूमि होती थी वो कम उपजाऊ बन जाती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं जैसे नील विद्रोह इसी के कारण हुआ था, 3 कथिया प्रणाली। तो आपको शॉर्ट में इसको लिखना था। फिर नेक्स्ट हमारा सार्वभौमिक पुरोहितवाद हो गया। ये 5 प्रश्न जो हैं ये 2 मार्क्स में पूछे गए। नेक्स्ट हमारा 5 मार्क्स यानी 50 वर्ड्स में 50 वर्ड्स हो गया हमारा अलवार नैनार का सामाजिक व धार्मिक महत्व। अब हम बात करें अलवार और नैनार जो संत थे वो दक्षिण भारत में इन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। तो अब इसमें क्या था कि ये जो प्रश्न है सामाजिक अलवार और नैनार, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये प्राचीन जो हमारी हिस्ट्री है उससे ये पूछ लिया गया है। और इसमें क्या था कि एक तो क्या था कि जो हमारे अलवार थे वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, अलवार तो, ठीक है, और जबकि नैनार जो थे वो भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। और जो अलवार थे वो संख्या में आई थिंक 12 थे और ये संख्या में 63 थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका एक ग्रुप था और वो भी लगभग 5वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास जो है ये था, कौन सा वाला, अलवारों का। और जबकि इनका जो था वो 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के आसपास था। साथ ही ये क्या करते थे, भजन वगैरह गाते थे, नाथ मुनि के भजन गाते थे और बहुत सारे फेमस जो है इसके अंदर संत भी हुए हैं। और अलवार संत क्या थे, ये अपनी साहित्यिक कृतियों से कर्मकांड उन्मुख जो परंपरा थी उनके खिलाफ जो है ये जाते थे। साथ ही क्या करते थे, भक्ति के माध्यम से मोक्ष एकमात्र साधन को ये मानते थे। नैनार संत विविध सांस्कृतिक भूमि के पृष्ठभूमि से थे, उनमें कुछ ब्राह्मण वगैरह भी थे और कुछ महिलाएं भी इसके अंदर, एक महिला भी आई थिंक इसमें शामिल थी, हरिजन भी था, महिला नहीं सॉरी हरिजन इसमें एक शामिल था। इसके अलावा अगर हम बात करें अलवार संतों में महत्वपूर्ण थे थिरुमिजाई अलवार, अंडाली था, नामरवाल था। और ऐसे ही अगर हम बात करें नैनार संतों में तो उसमें विरली मंडा, मेरू पोइल, ऐसे कुछ एरीपंथा, ऐसे कुछ इसमें संत भी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि दोनों विश्व युद्धों से महिलाओं की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए।
दोनों विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति में कंप्लीट रूप से चेंज आया। एक तो चेंज ये आया कि अधिकांश जो लड़ने वाले थे वो पुरुष थे, तो पुरुष के बाद में क्या हो गई, महिलाएं जो है वो केवल सिंगल रह गई। तो उसके बाद में क्या हो गया, एक तो लिंगानुपात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पुरुष कम हो गए, महिलाओं का लिंगानुपात ज़्यादा हो गया। साथ में क्या हो गया, उनकी आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी बढ़ी और वयस्क मताधिकार भी उसके बाद ही मिला। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया, महिला आंदोलन हुए, महिला संगठन भी बने, महिला परिषदें बनी। तो इस तरह से बहुत सारे जो अगर हम देखें तो परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वात व वचनिका पर टिप्पणी कीजिए। वात और वचनिका, ठीक है, ये हमारा राजस्थान साहित्य लेखन की मुख्य विधा है, जिसमें वात की हम बात करें तो वात क्या होता है, ये एक अंतरकथा या कहानी होती है, ठीक है। इस भाषागत तरीके की होती है, इसमें कोई भी ऐतिहासिक हो गया या कोई पौराणिक हो गया या फिर कोई काल्पनिक जो कथानक होते हैं उन पर इसको लिखा जाता है। जैसे पूर्व में घटित कोई भी प्रेरणास्पद कोई भी घटना हो गई, ठीक है, उस जो समाज को प्रेरित करे, इस तरह से उसमें लिखा जाएगा। कहानी का पर्याय वात में कहने और सुनने की विशेष प्रणाली। कथा कहने वाली बात को कैसे कहता है और सुनने वाला क्या कहता है, हुंकारा देता है, ऐसे, ठीक है। तो ये गद्य पद्य दोनों में लिखी जा सकती है वात। अगर हम बात करें वचनिका की, तो वचनिका जो है वो गद्य पद्य तुकांत रचना होती है। स्थानीय योद्धाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, इसमें अत्यानुप्रास मिलता है। और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अचलदास खिचड़ी वचनिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम। जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। अब भारत छोड़ो जयपुर प्रजामंडल जो है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तो बतानी है, साथ साथ में आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो आप देख सकते हैं 5 मार्क्स में ही आलोचनात्मक जो है वो आ गया है। अब इसमें ये है कि जयपुर प्रजामंडल ने क्या किया था, उसमें एक तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था, विशेष समिति भी बनी थी, उसके अंदर प्रतिनिधि सभा थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। उसके अलावा फिर आज़ाद मोर्चा बना, वनस्पति विद्यापीठ बनी और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेगेटिव और प्लस में समीक्षा आलोचनात्मक सब तरह से आपको 50 वर्ड्स में इसको समाहित करना था। तो ये सब चीज़ें अगर आपने लिखी है तो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे मिलेंगे। प्रतिनिधि सभा हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, आज़ाद मोर्चा हो गया, वनस्पति विद्यापीठ हो गई, जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गई और थोड़ा बहुत आपने आलोचनात्मक वर्णन भी कर दिया है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हैदराबाद के विलय में रजाकार किस प्रकार की बाधा थी समझाइए। अब हैदराबाद का विलय जब क्या होता है, इसके अंदर एक कासिम रजवी होता है, उसने एक 10,000 सशस्त्र बलों का एक जो है रजाकार, मतलब कुछ सशस्त्र बल का संगठन बनाया था रजाकार। तो फिर क्या हुआ था, उसने क्या किया, सरकार को भड़काया, सरकार के खिलाफ जो है भड़काया, जो गवर्नमेंट के खिलाफ किसको भड़काया, निजाम को। और निजाम ने क्या, निजाम को अपने पक्ष में लेकर बोलता है कि सरकार जो है ऐसे ऐसे कर रही है और हैदराबाद के ऊपर संकट आ गया है, मुस्लिम और हिंदू धर्म को अलग कर रही है, मतलब बहुत सारी नेगेटिव जो है वो बातें बतलाकर काफ़ी ज़्यादा उसको निजाम को भड़काया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, चेंज हुआ गवर्नमेंट, फिर बाद में सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और फिर हैदराबाद को मिलाया गया, वो तो आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से आपने अगर हैदराबाद का प्रॉपर पढ़ा है तो ये भी उत्तर आपका सही हो गया होगा आई थिंक। फिर अगर हम बात करें 10 मार्कर प्रश्नों की, तो 10 मार्क्स का प्रश्न है, राजस्थान के सूर्य मंदिरों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के सूर्य मंदिर, अब सूर्य मंदिर भी हम देखेंगे तो सूर्य मंदिर में एक तो सबसे पहला ही मंदिर बात करें तो हम चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया, जिसमें कालिका माता का मंदिर है, 713 ईस्वी का है, कालिका माता मंदिर 713 ईस्वी का, गुजर महामारू शैली का ये मंदिर है। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा ओशिया का सूर्य मंदिर। ओशिया का सूर्य मंदिर हो गया हमारा, ये हो गया लगभग 8वीं सदी का, ये भी गुजर महामारू शैली का है। फिर हो गया हमारा रणकपुर का सूर्य मंदिर, ठीक है, रणकपुर का सूर्य मंदिर हो गया। झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर जो है वो भूमि शैली का है। झालरापाटन का सूर्य मंदिर हो गया, फिर तलवाड़ा में हो गया सूर्य मंदिर, वरमान सिरोही में हो गया और अनादरा पिंडवाड़ा में हो गए, बूढ़ातीत कोटा में हो गया, भीनमाल नगर आमेर, इन सभी में जो है ये सूर्य मंदिर पाए गए हैं। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट जो है इस प्रश्न का प्रॉपर जो है बुक के थ्रू मैं इसको आपका स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि चैनल पे है ना काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते, प्लस में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे जो मोस्ट ऑफ व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ है। तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अपकमिंग डेज में आरएस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस में कंटेंट और स्टडी मटेरियल, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज सभी जो है जानकारियाँ मिलेंगी, तो चैनल पर बनी रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व की संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति की निरंतरता अनन्य विशिष्टता है
समझाइए। अब हमें इसमें क्या करना था, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भी राजस्थान पैनोरमा में दिया हुआ था। इसमें हमें बताना था कि राजस्थान की भारत की जो प्राचीनता है, भारत की जो प्राचीनता है उसके बारे में बताना था कि भारत कितना प्राचीन है, ठीक है, और किस किस ने जो है ये बताया है कि, और साथ ही हमें बताना था कि निरंतरता कितनी है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन में करके ये उत्तर लिखना था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्तंभ देशज प्रवृत्ति के थे, समझाइए। इस प्रश्न में भी सबसे पहले हमें क्या करना था कि कौन कौन से रचनाकार में, ठीक है, किन किन ने जो है मौर्यकाल को जो है वो देशज प्रतिकर बताया, यानी कि स्वदेशी बताया गया है, किसी भी चीज़ की नकल नहीं बताया है, और किसने नकल बताया, सारा जो है हमको परीक्षण करना था। फिर उसके बाद में एक समझौते रूप में, यानी एक प्रॉपर जो है लाइन हमको इसमें लिखनी थी कि हाँ दोनों को संतुलित करके हम इसको उत्तर देना था हमें कि हाँ नकल नहीं है बल्कि ये क्या है, एक देशज प्रवृत्ति का था। लास्ट में जाके ऐसा कुछ कॉन्क्लूजन हमको इसमें लिखना था। तो इस तरह से आपको ये उत्तर देना था। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को पैदा किया, सविस्तार इसको समझाइए। यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति थी उसने अंततः, बिल्कुल सही बात है। अब सबसे पहले हम बात करें औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति को इसमें आप डायग्राम, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन था इसमें आप डायग्राम भी बना के आ सकते थे कि नव साम्राज्यवाद का किस तरह से जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति आई, भी साम्राज्यवाद, फिर नव साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद भी इसी की देन है, वाणिज्यिक पूंजीवाद भी इसी की देन है। तो इसी को आपको पूरा अरेंज करके उत्तर देना था। क्योंकि स्लाइड्स बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, मुझे कंटेंट जो है स्क्रीन पर शो करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो है मैं जो 10 मार्क्स के प्रश्न हैं उनके उत्तर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि एनालिसिस करें, तो एनालिसिस में हुआ है कि प्राचीन काल से प्रश्न जो है इस बार पूछे गए हैं, लगभग 27 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं अगर हम ओवरऑल बात करें तो। जबकि जो अब तक का ट्रेंड जो रहा है उसमें प्राचीन काल से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अधिकांश पूछी जाती है इंडिया में, ठीक है। राजस्थान का भी थोड़ा कुछ न कुछ पैटर्न जो हमें देखने को मिला है चेंज। तो अगली बार से अब अपकमिंग जो मेंस आएगा उसमें हमें प्राचीन जो हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा से हमने उसको नेगलेक्ट करते आए हैं, क्योंकि प्रश्न का ट्रेंड ही नहीं रहा कि प्राचीन काल से प्रश्न पूछे। लेकिन इस बार जो है आरपीएससी ने प्राचीन काल से प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन जो है देने का प्रयास करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।